कैसे हैं साथियों आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। और यूपीएसआई का पेपर आपका हो चुका है। बच्चे उसके एग्ज़ाम मतलब आंसर की का वेट कर रहे हैं। एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है 14-15 मार्च को 2 शिफ्टों में। बहुत सारी आपने कट ऑफ की वीडियो भी देख ली होंगी। मैंने भी अपनी वीडियो कुछ दिन पहले बनाई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, और 14 और 15 को 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो उनमें किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो इस वीडियो हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे और कौन सी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा होने वाला है, वो चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में भर्ती बोर्ड का जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन करने का, उसके आधार पर, क्योंकि बहुत से लोग अटेम्प्ट के आधार पर नॉर्मलाइजेशन बता देते हैं कि जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट हुए होंगे वो कम होगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन अटेम्प्ट के आधार पर नहीं बल्कि एक्चुअल मार्क्स के आधार पर होता है, शिफ्ट के एवरेज के आधार पर होता है। तो किस फॉर्मूले के तहत तो वो लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ अगर पहले मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर की आपको पता है 14 और 15 मार्च को आपका पेपर ख़त्म हो चुका है। और मैंने बताया था कि 20 मार्च से पहले पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। 20 मार्च से पहले पहले 20 मार्च से पहले आपको आंसर की आपकी देखने को मिलेगी अगले दो दो दिनों के अंदर। यानी कि अगले 2 दिनों के अंदर आपको आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो सबसे पहले हम भर्ती बोर्ड का फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस आधार पर वो लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं हमेशा से। ये मैंने इस बार के नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं था, तो ये मैंने पुराना नोटिस भर्ती बोर्ड का उठाया हुआ है, जिसमें उन्होंने नॉर्मलाइजेशन बताया था कि किस आधार पर वो लोग नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं। देखिए ये आपका फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का। इस फॉर्मूले में डिटेल चीज़ें ये दी हुई हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, मैं बता देता हूँ। नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ द जेथ कैंडिडेट इन द फर्स्ट शिफ्ट। जेथ कैंडिडेट यानी कि मतलब लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स जेथ कैंडिडेट, इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है लास्ट कैंडिडेट के नॉर्मलाइज मार्क्स। उसके बाद एम टी यानी इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। यानी कि सभी चारों शिफ्टों के टॉप के 0.1% कैंडिडेट लिए जाएंगे। 4 शिफ्ट के 0.1% कैंडिडेटों को शामिल, उनके मार्क्स शामिल करे जाएंगे। उसके बाद एम क्यू इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। सभी चारों शिफ्टों में जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उनके मार्क्स का मीन यानी कि माध्य निकाला जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा यानी कि मानक विचलन निकाला जाएगा। और मानक विचलन आपका निकलेगा और माध्य निकलेगा। उसके बाद एम यू है इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% कैंडिडेट इन द फर्स्ट शिफ्ट। नंबर ऑफ द कैंडिडेट विल बी राउंडेड अप। यानी कि फिर 0.1% कैंडिडेट के मार्क्स लिए जाएंगे हर शिफ्ट के। पहले ओवरऑल चारों शिफ्टों के 0.1%, उसके बाद हर शिफ्ट के 0.1% कैंडिडेट्स के मार्क्स लिए जाएंगे। उसके बाद एम आई क्यू इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड फिर वही कि फिर हर शिफ्ट का माध्य और हर शिफ्ट का मानक विचलन निकाला जाएगा। उसके बाद एम जे आई जे इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय द जेथ कैंडिडेट इन द फर्स्ट शिफ्ट। यानी कि वही हर शिफ्ट का मतलब एक कैंडिडेट के एक्चुअल मार्क्स लास्ट वाले के। उसके बाद एम क्यू इज द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द फर्स्ट शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। कैलकुलेटिंग ऑफ मार्क्स विल बी डन अप टू 5 डेसिमल। यानी पॉइंट के बाद 5 अंकों तक इसको कैलकुलेट किया जाएगा, तब जाके ये फॉर्मूला बनता है आपका। यानी कि किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो मैं आपको अगर बताऊं कि हर शिफ्ट के टॉप के 0.1% बच्चों के मार्क्स देखे जाएंगे। उसके बाद चारों शिफ्टों के मतलब एक साथ में 4 शिफ्टों के कैंडिडेटों को मिला के उनके 0.1% मार्क्स देखे जाएंगे। उसके बाद हर शिफ्ट के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा। उसके बाद चारों शिफ्ट का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा। यानी कि पहले 0.1% चारों शिफ्टों के अलग अलग लिए जाएंगे, फिर चारों शिफ्टों का कंबाइंड करके 0.1% टॉप के बच्चे लिए जाएंगे, फिर चारों का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाला जाएगा, फिर चारों का अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाला जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले के अंदर है। उसके बाद
यहाँ ये फॉर्मूला इस तरीके से, फिर नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको लगेगा MJ, यानी कि ओवरऑल बच्चों के MIJ का मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ द जेस्ट कैंडिडेट ऑफ द, ये वाली शिफ्ट यहाँ पे ले जाएंगे। MT का मतलब एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स, उसके बाद चारों शिफ्टों के एवरेज मार्क्स में से माइनस करे जाएंगे। उसके बाद ये एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% के और अलग अलग शिफ्टों के बच्चों के मार्क्स, फिर यहीं से फिर उन शिफ्टों के बच्चों के मार्क्स घटाए जाएंगे आपस में, फिर MQ मतलब इधर सम ऑफ मीन ऑफ द टॉप, यानी कि लास्ट में जोड़ा जाएगा 0.5 अंकों तक स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालने के बाद उसको जोड़ा जाएगा। एक टफ फॉर्मूला है जिसको लोग यूं ही यूट्यूब पे बता देते हैं, इस तरीके से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, इस नोटिस को देख सकते हैं, तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से, यानी कि 5-6, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप यहाँ पे आपके करे जाएंगे, तब जाके आपका जो है नॉर्मलाइजेशन लगेगा। उसके बाद किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए, आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम 14 तारीख और 15 तारीख को 2 शिफ्टों में हुआ था, 2 शिफ्टों में 14 तारीख को, 2 शिफ्टों में 15 तारीख को। तो कभी भी अटेम्प्ट के आधार पर लोग यूट्यूब पर बता रहे हैं कि इस शिफ्ट में बच्चों ने इतना इतना अटेम्प्ट कर दिया, अरे एक अटेम्प्ट तो बच्चा हर शिफ्ट में 160 क्वेश्चन ही करके आएगा, तो अटेम्प्ट का कोई मतलब ही नहीं है। और कठिन शिफ्ट कौन सी है और इजी शिफ्ट कौन सी है, इसका भी बहुत कॉन्सेप्ट नहीं होता है। किसी भी शिफ्ट में जो भी स्कोर कम आ रहा होगा वो कठिन मान जाए, जिसमें स्कोर ज़्यादा आ रहा होगा वो आसान मान जाए, भले ही पेपर किसी का भी टफ हो और किसी का भी आसान हो, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए कि देखिए 14 की पहली शिफ्ट जो आपकी है, इसको तो फायदा मिलना ही मिलना है। कोई भी पेपर आपने जो 2 पालियों से ज़्यादा में हुआ है उसमें आपने नॉर्मलाइजेशन देखा होगा, जो पहला पेपर होता है वो भले आसान हो, लेकिन उस मार्क्स, उस शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स कभी नहीं घटते हैं, कम बढ़ेंगे लेकिन बढ़ेंगे जरूर, घटने का कोई इनका चांस नहीं होता। बिल्कुल अननोन बच्चे होते हैं, ये पेपर के पैटर्न का इनको पता नहीं होता, किस तरीके का लेवल का पेपर है वो इनको पता नहीं होता, इसलिए यहाँ मार्क्स घटने का कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो इस शिफ्ट को तो फ़ायदा मिलता ही मिलता है। उसके बाद देखा जाता है किस शिफ्ट में, अब मान लीजिए 14 की कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 15 तारीख की दूसरी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड है, कुछ कह रहे हैं कि 15 की पहली शिफ्ट ज़्यादा हार्ड है। अब जिसके पेपर में नंबर कम आते हैं उससे अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है, भले ही ये हार्ड हो या ये हार्ड हो। तो मेरा जो अंदाज़ा है कि किसको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है वो मैं अगर आप लोगों को बताऊं, देखिए इस शिफ्ट को तो 2 से 3 क्वेश्चन का फ़ायदा मिलना ही मिलना है, 2 से 3 क्वेश्चन इनके तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, इस पे तो कोई डाउट है ही नहीं। 14 की पहली, ठीक है। उसके बाद इसको तो सभी ने हार्ड माना है 14 की दूसरी शिफ्ट को, तो 3 से 4 क्वेश्चन का फ़ायदा इन्हें होगा। और कभी भी नॉर्मलाइजेशन में हर शिफ्ट के जो हैं नंबर बढ़ते नहीं हैं, घटते भी हैं, और हमेशा जो दूसरे दिन पेपर होता है उसके 90% चांस आपके होते हैं कि नंबर 1 से 2 प्रश्न आपको कम देखने को मिले। तो जो यहाँ पे हैं इस शिफ्ट को कुछ लोग हार्ड भी बता रहे हैं, कुछ लोग आसान भी बता रहे हैं, तो 1 से 2 नंबर आपके यहाँ पे बढ़ सकते हैं। कम होने की संभावना कम है लेकिन बढ़ सकते हैं, 102 नंबर आपके यहाँ पे बढ़ सकते हैं, और 1 से 2 नंबर आपके मतलब क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी बढ़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा अगर मैं आप लोग बता दूं तो इसी शिफ्ट को मिलने वाला है। 14 तारीख की जो भी शिफ्ट है, 14 मार्च की, 14 मार्च की दोनों शिफ्टों को फ़ायदा मिलेगा आपको नॉर्मलाइजेशन में। 14 मार्च की दोनों शिफ्टों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। पहले नंबर पे ये शिफ्ट रहेगी दूसरी वाली, उसके बाद पहली शिफ्ट को, और इन दोनों शिफ्टों में थोड़ा हो सकता है 1-2 क्वेश्चन किसी के कम हो जाएं। ये शिफ्ट भी बहुत कठिन नहीं थी, ये भी बहुत कठिन नहीं थी, लेकिन अगर बढ़ेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन बढ़ेगा और घटेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन घटेगा, और घटने के चांसेस इस शिफ्ट के ज़्यादा हैं। हालांकि यूट्यूब पे बताना कि बच्चों के नंबर घट जाएंगे सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन बढ़ सकता है आपका, घटने की चांस कम है। लेकिन ये मान के चलिए आपकी दूसरे दिन जो पेपर होता है उसमें चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो उसके नंबर कम होते ही होते हैं। तो ये समस्या आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं
बाकी का इसमें कोई इतना खास है नहीं, मैंने नॉर्मलाइजेशन का आपको प्रोसेस पूरा बता ही दिया कि इस फॉर्मूले के आधार पे आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और आंसर की आपको 20 मार्च से पहले पहले संभावना है कि देखने को मिल जाएगी, 20 मार्च से पहले, 20 मार्च से पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। चलिए ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक गूगल फॉर्म, कमेंट में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। गूगल फॉर्म में आप लोग अपना डेटा भर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अभी जानने के लिए एक वीडियो में कट ऑफ की ऑलरेडी कर चुका हूँ। वो बच्चों से बात करने के बाद जो जिन्होंने मेरी जानकारी की उन्होंने किस तरीके से पेपर किया, वो उस आधार पे मैंने वो कट ऑफ बताई थी। एक बार यूट्यूब के जितने बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस गूगल फॉर्म को अगर भर देंगे, ये गूगल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में पहला ही कमेंट पिन किया हुआ, उसमें आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उसको आप अपनी शिफ्ट कौन सी थी, आपका नाम और आपके कितने मार्क्स बनना है टोटल, मतलब कितने सही क्वेश्चन आपने करे हैं, अटेम्प्ट उसमें नहीं भरना है, क्वेश्चन आपने कितने सही किए हैं वो इस गूगल फॉर्म में आप भरेंगे तो मुझे एक और बेहतर करने का आइडिया मिल जाएगा और बेहतर एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाने का मुझे आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आंसर वो कमेंट आपका लगा रहेगा, आंसर की अगर 1-2 दिन में आ जाती तो आप आंसर की से मिला के उसको भर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।